जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं एडिटोरिया बिहार तत्व संग्रह से, और इसका जो है 8वां अध्याय देखेंगे, कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति देखेंगे, यह 8वां अध्याय है। इससे पहले 7 जो है अध्याय है, इनका हमने जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सभी 7 अध्याय। तो आइए चलते हैं 8वां अध्याय की ओर। तो पहला पॉइंट है, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव और लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि किसी भी जो सांस्कृतिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन, इसकी पहचान के लिए जो है कला, पर्व, त्योहार, मेला, उत्सव जो है, ये सब का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कलात्मक दृष्टिकोण से बिहार का इतिहास काफ़ी बहुत जो है आयामी एवं समृद्ध रहा है दोस्तों। बिहार के कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति और चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित भी हुई है। बिहार में कला के स्वरूप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में जो कला के स्वरूप हैं, यह है स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य एवं लोक नाट्य और पर्व, त्योहार तथा मेले। इस प्रकार जो है बिहार में कला के विभिन्न जो है रूप है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे स्थापत्य, फिर देखेंगे चित्रकला और विभिन्न प्रकार जो बारी बारी से देखेंगे। तो स्थापत्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्थापत्य जो है सबसे पहले मौर्य काल से यह प्रारंभ होता है। बिहार में कला परंपरा के अस्थायी प्रमाण जो है मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुफा स्थापत्य कला के जो है प्रमुख रूप है। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद जो है के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है, जिसमें 80 स्तंभ थे। ये गोलाकार स्तंभ एकाश्म पत्थर के बने थे। संभवतः यह जो है महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक ने धर्म प्रचार करने के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था, और इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है, जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बिहार में ये स्तंभ लोरिया नंदगढ़ जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, फिर लोरिया अरेराज जो कि पूर्वी चंपारण में है, और रामपुरवा यह भी पूर्वी चंपारण में, और बसार जो कि वैशाली में, यहाँ से प्राप्त हुए। ये एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है, और इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग भी किया गया है दोस्तों। आजीवक संप्रदाय की अगर हम बात करें, तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफाओं के जो भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता। मौर्य काल की हम बात करें, तो मौर्य काल के मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास जो है प्राप्त हुए। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसे यक्ष और यक्षिणी नाम दिया गया, और ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित है। और ये जो है यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति जो प्राप्त हुई है दोस्तों, यह जो है वर्तमान नया जो म्यूजियम है उसमें जो है रखा गया है। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां भी प्राप्त हुई। संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, और इनका निर्माण जैन शैली में कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ। तो कौन सी मुद्रा में है? तो कायोत्सर्ग मुद्रा में। पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे यक्षी यानी कि स्त्री रत्न का नाम दिया गया है दोस्तों। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। पाल काल की अगर हम बात करें, तो पाल काल के दौरान स्थापत्य एवं मूर्तिकला के कला रूप के अवशेष भी मिले। औदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार की अगर हम बात करें, तो पाल काल के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। इनका निर्माण ईंटों से किया गया। किससे? तो ईंटों से। आंगन के चारों ओर बरामदे था। बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी मुख्य विशेषता। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण। पाल काल में मूर्तिकला में पत्थर एवं कांसे के दौरान दोनों का प्रयोग हुआ। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार धीमन एवं बिठपाल थे। ये पाल शासक
धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे दोस्तों। कांसे से बने ये मूर्तियां सांचे में ढली थी और इनके इनके अनेक जो नमूने नालंदा एवं कुर्किहार गया से भी प्राप्त हुए। पाल काल की हम बात करें तो पाल काल के पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर से बनी हुई है। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध और हिंदू धर्म के विशेष प्रभाव भी जो है प्रभाव था। अब देखेंगे दोस्तों मध्यकालीन स्थापत्य। मध्यकाल में जो है इनमें जो स्थापत्य के संबंध में आए जानते हैं। तो तुर्क काल का सबसे महत्वपूर्ण इमारत है बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा। इनका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ था और इन पर तुगलक शैली का प्रभाव दिखता है। तुगलक शैली। नेक्स्ट पॉइंट है कि अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि कहाँ तो सासाराम में है और 1545 ईस्वी के मध्य जो है इसका निर्माण हुआ था। तो सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1545 ईस्वी। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना हुआ है जिसके चारों तरफ सीढ़ियां। इसकी छत एक बृहद गुंबद है और इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है साथियों। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण की अगर हम बात करें तो 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित जो मकबरा है यह मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर एग्जाम्पल है। और यह कब? तो 1617 ईस्वी में बना था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। सुंदर जालियां, ऊंची चबूतरा और भव्य गुंबद इसके जो है मुख्य आकर्षक। यूरोपीय स्थापत्य की अगर हम बात करें दोस्तों, यूरोपीय स्थापत्य तो गौथिक शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण है और इस पर हॉलैंड शैली का प्रभाव था। नवीन यूरोपीय शैली में अगर हम बात करें, नवीन यूरोपीय शैली में तो पटना का राजभवन, पटना सचिवालय और उच्च जो है न्यायालय इसका निर्माण करवाया गया। तो ये सब जो है यूरोपीय स्थापत्य का एग्जाम्पल है। गोलघर की अगर हम बात करें दोस्तों, गोलघर तो यूरोपीय निर्माण कला में गुंबद कला का जो है प्रमुख नमूना गोलघर है। और हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान जो पैलेस का निर्माण करवाया गया। तो हिंद इस्लामी शैली में पटना म्यूजियम और सुल्तान पैलेस का निर्माण। गोलघर जो है इसका यूरोपीय निर्माण कला का, गुंबद कला का जो बेहतर नमूना है। और नवीन जो है यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन जो है और पटना सचिवालय और उच्च न्यायालय इसका एग्जाम्पल, सुंदर एग्जाम्पल। आइए दोस्तों देखते हैं चित्रकला। चित्रकला की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले पटना कलम आता। 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण की एक नवीन चित्र शैली का उद्भव हुआ जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया। तो पटना कलम शैली में जो है यह जो इसका उद्भव 18वीं शताब्दी में हुआ था और यह मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय शैली जो कला शैली है इनकी सम्मिश्रणों का जो है एक नवीन शैली है जिसका जो है पटना कलम शैली के नाम से किया गया। और इस शैली के प्रमुख जो है विशेषता लघु चित्रों का निर्माण है दोस्तों। इसका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया जाता था। इनमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्यतः पर्व, त्योहार, उत्सव और जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों को प्रधानता दी गई थी। अब है दोस्तों मधुबनी चित्रकला। बहुत बार पूछा गया है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से, तो बिहार से हो जाएगा। तो मधुबनी चित्रकला की अगर हम बात करें तो मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इस कला के प्रचलन किया गया था और इसके जो प्रमुख रूप भित्ति चित्र एवं अरिपन प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता और यह बिहार की प्रमुख यह प्रचलित चित्रकला है दोस्तों। अब नेक्स्ट है मंजूषा चित्रकला। मंजूषा जो चित्रकला है यह कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के अंग प्रदेश में प्रचलित है। मंजूषा चित्रकला यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। यह कला बिहुला
बिसहरा की लोक गाथा पर आधारित है। तो बिहुला जो बिसहरी यह जो है लोक गाथा पर आधारित है मंजूषा चित्रकला। अब है दोस्तों थंका चित्रकला। थंका गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द। तो थंका जो है कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह जो है तिब्बती भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रित शैली है। अब है दोस्तों जादो पटिया चित्रकला। तो जादो पटिया जो चित्रकला है यह संथाली जनजातीय क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जादो पटिया चित्रकारी की जाती थी। तो यह जो चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट है दोस्तों संगीत कला। तो आइए देखते हैं संगीत कला के संबंध में। बिहार में उत्सव, त्योहार और शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा है। जैसे कि चेता, यह चेत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। फाग की अगर हम बात करें तो फागुन माह में होली के शुभ अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है फाग। कजरी की अगर हम बात करें दोस्तों, यह जो है कजरी, यह सावन के समय युवक युवतियों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। 12 मासा जो है इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत के द्वारा वर्णन किया जाता है। जांत साड़ी की अगर हम बात करें, जांत साड़ी यह जो है महिलाओं द्वारा चक्की अथवा जाता का उपयोग करते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। हालांकि नचारी की अगर हम बात करें, भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है नचारी। और यह प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन है। विद्यापति। सोहन, सोहर की अगर हम बात करें सोहर, तो यह शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है दोस्तों सोहर। और लगनी या सुमंगली यह जो है विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है लगनी। बटोहिया जो है यह देशभक्ति से भरा गीत है और यह गीत श्री रघुवीर नारायण की रचना है। बटोहिया यह जो है देशभक्ति से भरा गीत है दोस्तों, और यह गीत जो है श्री रघुवीर नारायण की प्रसिद्ध रचना। फिरंगिया की अगर हम बात करें, फिरंगिया यह भी देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है बहुत अधिक हुआ था। उसके बाद दोस्तों पूर्वी, इसमें जो है बिरहिनियाँ अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती है। अब है दोस्तों लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। तो इसमें आता है पहला जोगिरा नृत्य। यह होली के शुभ अवसर पर गांव की टोली के द्वारा गीत एवं नृत्य जो है किया जाता है। उसके बाद लौंडा नृत्य, यह जो है शुभ अवसर एवं त्योहारों पर पुरुष और स्त्रियों के द्वारा पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण कर नृत्य किया जाता है। अब है दोस्तों करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य जो है यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती है। उसके बाद है दोस्तों झिझिया नृत्य। ये जो झिझिया नृत्य है यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य जो है लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है तथा उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है। उसके बाद दोस्तों सामा चकेवा। सामा चकेवा यह कार्तिक माह में लड़कियों महिलाओं के द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। यह भाई बहन से संबंधित नाट्य है। तो भाई बहन से संबंधित नाट्य कौन? सामा चकेवा। अब है दोस्तों डोमकच। डोमकच जो यह विवाह के शुभ अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह हास्य परिहास से संबंधित नाट्य होता है। उसके बाद है दोस्तों जाट जटिन। इसमें नाट्य द्वारा जाट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। अब है दोस्तों विदेशिया। इसमें पुरुष तथा महिलाओं द्वारा पुरुष द्वारा महिला रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ जो है लौंडा नृत्य का नाट्य रूप होता है। विदेशिया जो है भिखारी ठाकुर की कृति है। अब है दोस्तों महत्वपूर्ण पर्व। तो महत्वपूर्ण पर्व में सबसे पहले वसंत पंचमी आता है। तो बिहार में माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी में मनाया जाता है। यह छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में अधिक लोकप्रिय है वसंत पंचमी। उसके बाद दोस्तों रामनवमी। यह भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत मास में शुक्ल पक्ष के नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी भी निकाली जाती है। अब है दोस्तों होली। होली की अगर हम बात करें तो फागुन माह के पूर्णिमा
को यह जो है त्योहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मनाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों शिवरात्रि। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के शुभ अवसर पर यह मनाया जाता है शिवरात्रि। उसके बाद रक्षाबंधन। यह जो है श्रावण माह की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर अपने रक्षा का वचन लेती। उसके बाद तीज। यह जो वृद्ध सुहागन महिलाएं जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती है। उसके बाद है दोस्तों जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के शुभ अवसर पर यह त्योहार जो है भाद्र मास में के अष्टमी को मनाया जाता है। अब है दोस्तों विजयदशमी। आश्विन माह के 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है और इस दिन रावण का पुतला भी दहन किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों दीपावली। कार्तिक माह के अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। यह रावण भगवान राम द्वारा रावण का वध कर अयोध्या लौटने के शुभ उपलक्ष्य पर यह जो है दीपावली मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की हम बात करें, दीपावली के अगले दिन पर यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय बैल आदि पशुओं की पूजा की जाती है। अब है दोस्तों छठ पूजा। छठ पूजा अगर हम बात करें तो बिहार का सबसे प्रमुख यह त्योहार है छठ पूजा। कार्तिक मास की 5वीं एवं छठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य एवं जल की पूजा करते हैं। अब है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की जयंती। अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह की जयंती तो सिख धर्म के जो है 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनके जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकाल कर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। अब है दोस्तों महावीर जयंती। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका जन्म जो है महावीर स्वामी के जन्म के शुभ अवसर पर चैत माह में जो है यह मनाया जाता है महावीर जयंती। अब है दोस्तों बुद्ध जयंती। बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के शुभ अवसर पर यह जो है बुद्ध जयंती मनाई जाती है। अब है दोस्तों देखेंगे महत्वपूर्ण मेला। तो महत्वपूर्ण मेला में सबसे पहले आता है हरिहर क्षेत्र का मेला। हरिहर क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो कि सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। स्थानीय स्तर पर यह सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है। अब है दोस्तों कार्तिक जो है पूर्णिमा मेला। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं और इसी दिन से सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों वैशाली का मेला। महावीर के जन्मस्थली में चैत मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। अब है दोस्तों जानकी मेला। जानकी मेला की अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी में सीता माता के जन्मस्थली पर चैत मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ से मैं करंट का जो है क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगा कि सीता माता की जो है सबसे बड़ी प्रतिमा सीतामढ़ी में ही है, तो यह आप याद रखें। अब है दोस्तों सौरठा मेला। यह जो मिथिलांचल यानी मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष जो है आषाढ़ माह, ज्येष्ठ जिसको बोलते हैं, यह आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपने पुत्री के लिए योग्य जो है वर को चुनते हैं। अब है दोस्तों पितृपक्ष मेला। प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है पितृपक्ष मेला। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं गया में। नेक्स्ट दोस्तों मंदार मेला। तो बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष जो मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला का आयोजन किया जाता है। तो मंदार मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? यह जो है बांका जिला में। कौन सी पहाड़ी? तो मंदार पहाड़ी पर। अब है दोस्तों मलमास मेला। यह जो है राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कला और संस्कृति का जो चैप्टर था यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।